एक भी आरएसएस का बंदा दिखा दो जो आजादी की लड़ाई में लड़ा हो। आवाज उठाना, पेट में दर्द होने लग जाता है सर, पेट में दर्द होने लग जाता है, दहाड़े मार के रोने लग जाते हैं घुसपैठियों को बाहर निकालने पर। कहां से आता है इनके अंदर ये कमीनापन, ये दोगलापन? हम देश के साथ होंगे या आतंक के साथ होंगे? कन्हैया लाल दर्जी के हत्यारों के साथ खड़े होने में फक्र महसूस करते हैं। महंगे महंगे वकीलों की बात कर रहा हूं मैं, 25 लाख 75 लाख रुपए की फीस वाले वकील कपिल सिब्बल जैसे लोग कन्हैया लाल जी के हत्यारों के साथ खड़े होते हैं। जय शाह अफरीदी के साथ बैठे फोटो खिंचवा रहे हैं, वो ठीक है, खेलो ही मत क्रिकेट। तुम आईसीसी के चेयरमैन मना कर दो, देशभक्ति की अलग अलग भाषा क्यों? अब हम क्या पाकिस्तान चले हैं? बिल भर रहा है, राशन कार्ड दे रहा है, पासपोर्ट है उसके पास इंडिया का, उसको आप कैसे बेच सकते हो? आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा मुसलमानों का नाम इंडिया गेट पे है। बात यह है, कास्ट आ गई, मुसलमान कास्ट। इंडिया गेट में 80,000 मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका हरी चंद्रजीत शर्मा। दिल्ली में और कहीं पूरे भारत में एक मुद्दा गर्मा गया है। अमित शाह जी कहते हैं कि देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो बाहर से आए हैं वो घुसपैठ कर रहे हैं, उसकी वजह से जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आइए बात करते हैं कितनी बढ़ गई है और क्या इस पे रोक लगाने वाले भारत सरकार के लोग जो हैं, क्या उन्होंने रोक लगाई या ये कांग्रेस की देन है? किसकी देन है सर ये? सर देखो, ऐसा है, पूर्ववर्ती सरकारों की भी देन थी और मौजूदा सरकार की भी कहीं ना कहीं कमी है, तभी घुसपैठ हुआ है। नहीं तो घुसपैठ को रोका जा सकता है। जब देश का नागरिक चाहता है कि घुसपैठ ना हो तो घुसपैठ फिर भी कैसे हो रही है। लेकिन इसमें एक बहुत विशेष बात बता दूं, मौजूदा सरकार के साथ साथ जो विपक्षी और पूर्ववर्ती सरकारें हैं ना, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि उन लोगों ने कम से कम, मौजूदा सरकार बार बार बोलती तो है, मुद्दा तो उठाती है, कुछ लोगों को पाकिस्तान छोड़ने की कोशिश भी की गई। सर मुद्दा उठता नहीं सर, सिर्फ मुद्दा नहीं उठाए। जब पाकिस्तान भेजने की कवायद हुई ना पहलगाम अटैक के बाद में, तो मेरे देश के अंदर में सूडो सेक्युलर जो अपने आप को बोलते हैं, उन लोगों ने सबसे पहले आवाज उठाना। पेट में दर्द होने लग जाता है सर, पेट में दर्द होने लग जाता है, दहाड़े मार के रोने लग जाते हैं घुसपैठियों को बाहर निकालने पर। कहां से आता है इनके अंदर ये कमीनापन, ये दोगलापन? और इसी देश में जब वही रोहिंग्या बांग्लादेशी मेरे देश के नागरिकों को मार रहे होते हैं, तब इनके मुंह में दही जम जाती है और तब ये सवाल नहीं करते हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर। मैं बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, हम देश के साथ होंगे या आतंक के साथ होंगे? हमेशा देश का पलड़ा यहाँ होगा, आतंक का यहाँ होगा ना। लेकिन यहाँ पर लोग कन्हैया लाल दर्जी के हत्यारों के साथ खड़े होने में फक्र महसूस करते हैं। महंगे महंगे वकीलों की बात कर रहा हूँ मैं, 25 लाख 75 लाख रुपए की फीस वाले वकील कपिल सिब्बल जैसे लोग कन्हैया लाल जी के हत्यारों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन कन्हैया लाल दर्जी के बेटे के साथ अगर मैच साथ पाकिस्तान के साथ खेलती है, वो उस टाइम तो कहते हैं लड़का जय शाह अफरीदी के साथ बैठे फोटो खिंचवा रहे हैं, वो ठीक है, खेलो ही मत क्रिकेट। तुम आईसीसी के चेयरमैन मना कर दो, देशभक्ति की अलग अलग भाषा क्यों? अब रोहिंग्या की बात बताता हूँ। जब 47 में डिवाइडेड हुआ था, हम पंजाब के, अमृतसर के, हमारे दादा दादी पाकिस्तान है, हम क्या पाकिस्तान चले हैं? और आप बताओ, ये कहते हैं हमने भेज दिया। जो बंदा 20 साल से बिजली का बिल भर रहा है, राशन कार्ड दे रहा है, पासपोर्ट है उसके पास इंडिया का, उसको आप कैसे बेच सकते हो? आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा मुसलमानों का नाम इंडिया गेट पे है। बीजेपी की, सही बता रहा हूँ, इंटेंशन यही होती है। बात ये नहीं है रोहिंग्या, बात ये है, कास्ट आ गई, मुसलमान कास्ट। इंडिया गेट में 80,000 मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। या तो उसे तोड़वा के सारे बीजेपी, एक भी आरएसएस का बंदा दिखा दो जो आजादी की लड़ाई में लड़ा हो। ये कहते हैं जी नथुराम गोडसे तो भगवान था जी, ठीक है, ऐसे कोई भगवान ना करेगा, कोई किसी को गोली मार दे, नेता को बढ़े, वो भगवान हो जाएगा? यही तो। और डॉलर अगर 60 रुपए का था, आज 90 रुपए का, आज कुछ नहीं बोल दिया तो आरएसएस में तो थे 20 सावरकर। अब बताइए, जिन्होंने 25 साल तक काला पानी के सजा में जिन्होंने इनका प्रोपेगेंडा चला जाएगा। सबसे पहले मैं अब ना क्रमवार तरीके से बताऊंगा। इन्होंने, भाई सुनकर जाइए भाई साहब, इन्होंने बोला इन्होंने क्रिकेट मैच के ऊपर बोला, सुनिए सुनिए पत्रकार महोदय, इन्होंने क्रिकेट मैच में बोला ये इंद्रेश द्विवेदी है, जूम कर लो कैमरे पे और सुनवाओ। मैंने मैच का खुला विरोध किया था, कभी समर्थन में नहीं था, सुन लो। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा नाम उनके, मैं इनसे अभी चले गए भाई साहब, मैं इनसे 10 नाम पूछ लेता ना, 10 नाम अगर ये बता देते मैं इनके नतमस्तक हो जाता।
जाता, 10 नाम शहीदों के आजादी की लड़ाई में, और ये कहते हैं आरएसएस का हाथ नहीं था। अरे आरएसएस का हाथ देश की आजादी से लेके और देश की तरक्की तक आज भी है। आज भी देश के अंदर में जब कहीं पर भूकंप आता है, कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर कोई इमारत ढह जाती है, कहीं पे कोई आपदा आती है, तो सबसे पहले वो खाकी पैंट वाले आरएसएस के लोग आगे मिलते हैं, सरकारों से भी पहले। नहीं, ये फैक्ट है, सुनिए, ये फैक्ट जो कहते हैं नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमि, उनका वाक्य ही है कि नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमि। तो वो सबसे पहले सबसे आगे खड़े होते हैं। यहाँ तक कि जब कश्मीर के अंदर में भी बाढ़ आई थी ना, तो इनके ये यासीन मलिक जैसे लोग वहां नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वो खाकी पैंट वाले ना वहां पर भी मदद के लिए थे। जब वायनाड में हुआ ना पिछले साल, राहुल गांधी वहां का सांसद था, राहुल गांधी नहीं गया वहां, लेकिन वो आरएसएस के लोग वहां पर मदद पहुंचाने में थे। अभी जब पंजाब में हुआ ना साहब बाढ़ का कहर, तो वहां का जो केजरीवाल दिल्ली हारने के बाद वहां का सुपर सीएम बना बैठा था, वो केजरीवाल वहां जब पंजाब को मुसीबत में छोड़ के दिल्ली भाग आया और दिल्ली सरकार को ज्ञान देने लगा, उस समय पर वहां पर वो आरएसएस के लोग ना लोगों को खाना पहुंचा रहे थे। अरे आरएसएस के नाखून बराबर तुम जिस दिन हो जाओगे ना, मैं उस दिन मानूंगा कि तुम देशभक्त हो। आरएसएस होना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ होना अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है, हर किसी की औकात नहीं होती है। मगर 11 साल तक अभी बीजेपी ने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं बाहर किया? आखिर 11 साल बाद क्यों जागी? बिहाइंड एक्शन आया इसलिए। आप फिर से गलत हो साहब। समय समय पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं, पुलिस और प्रशासन कर रहे हैं और वो निकाले भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे देश का जो विपक्ष है बार बार सड़कों पर आ जाता है, बार बार सड़कें गिरवा देता है, कभी शाहीन बाग करवा देता है, कभी दिल्ली करा देता है, कभी हल्द्वानी करा देता है, कभी कानपुर करा देता है, कभी बरेली करा देता है। ऐसे लोगों पे कब सवाल करोगे? और जब ये लोग बार बार आ जाएंगे तो देश में अराजकता थोड़ी फैलवानी है, हत्याएं थोड़ी करवा देनी है। तो सरकार जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं ना, आपसे और मुझसे ज्यादा काबिल लोग बैठे हुए हैं, देश की जनता ने चुनकर उनको भेजा हुआ है। वो देश का कोई गृह मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री, कोई रक्षा मंत्री ऐसे ही नहीं बना हुआ है, चुनकर गए हुए लोग हैं किसे। और ये लोग कोई ऐसा भी नहीं है कि नेहरू गांधी खानदान के थे कि इनको बाप की बपौती में मिल गई चीजें, समझ गए। और बीजेपी जब 2 सांसदों की पार्टी थी तब भी वही आइडियोलॉजी थी, राष्ट्र प्रथम। और आज जब 240 सांसदों की पार्टी है तब भी उनके लिए राष्ट्र प्रथम है। मेरे देश का प्रधान आज भी जिस ऊर्जा के साथ में काम करता है, मुझे बताओ ना पत्रकार महोदय, मैं चैलेंज करता हूँ, आप उतने घंटे काम नहीं करते होंगे और देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हो? एक 75 साल का बुजुर्ग युवा बनकर देश की तरक्की में काम कर रहा है और तुम यहाँ आ जाते हो टांग खींचने की, आरएसएस का हाथ नहीं है, फलाने का। मैं बोल तो रहा हूँ, तुम जिनका बता रहे हो मुझे 10 शहीदों के नाम बता दो, 10 शहीदों के नाम बता दो कि उन्होंने आजादी की वो दी थी। मैं नाम बताता हूँ और सारे नामों पर मैं एक महिला का नाम बता देता हूँ, अगर भारी ना हो जाए तो बता देना। ये 2 कौड़ी के लोग कहते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो मैं उसी ब्राह्मण कुल में जन्मी एक बेटी का नाम बताता हूँ जो आजादी की लड़ाई की हीरोइन थी, नायिका थी, और उसके बराबर का कोई बता देना तो मैं मान जाऊंगा। कोई कांग्रेसी, कोई वामपंथी हो तो रानी लक्ष्मीबाई 23 साल की उम्र में क्या कहा गया? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा कि अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जिंदा करने आई वंश स्वतंत्रता नारी थी, और दिखा गई पर सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो ब्राह्मण की बेटी थी और तुम उन ब्राह्मणों को कहते हो कि बाहर भगाओ। क्या उस चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी को भूल जाओगे क्या, जिसने 8 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों को बोला कि आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा, और अंग्रेज पकड़ नहीं पाए? उस चंद्रशेखर आजाद को तुम भूल जाओगे, कहोगे ब्राह्मणों भारत छोड़ो, और यहाँ दूसरों को तुम शहीद बताओगे? अरे जब जब जरूरत पड़ी है ना, हमने खून से सींचा है, जब जब जरूरत पड़ी है खून से सींचा है, और आगे भी सींचते रहेंगे। जब विश्व कल्याण की बात आई तो हमारे ऋषि दधीच ने तो अपनी हड्डियां तक दान कर दी, रीढ़ तक दान कर दी। हमारा मुकाबला करोगे तुम यहाँ आकर और हमें विदेशी बताओगे? हो कौन तुम? हो कौन? दुनिया जानती है विदेशी कौन है, लेकिन इनकी चाल समझिए वामपंथियों की। इनके टारगेट में सिर्फ ब्राह्मण नहीं है। मैं बार बार ये बोलता हूँ, छत्तीसगढ़
दलित बिरादरी एक करने की बात हम इसीलिए कर रहे हैं। आज ये ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, कल ये ठाकुरों को करेंगे, उसके बाद ये यादवों को करेंगे, फिर नाइयों को करेंगे, फिर कहारों को करेंगे, कुम्हारों को करेंगे। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम कटते जाएंगे और एक दिन क्या हो जाएगा? बिल्कुल, हम बढ़ जाएंगे तो कटी जाएंगे, गजवाए हिंद हो जाएगा भाई साहब। लेकिन हम इसे गजवाए हिंद होने नहीं देंगे। ये भगवाए हिंद था, भगवाए हिंद है, भगवाए हिंद रहेगा। आखिर इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान बहुत सिंपल है। देश की सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है। देश के नागरिक जो अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाए, देश हित के लिए काम करने लग जाए, गलत को गलत बोलना शुरू कर दे और सही के साथ खड़े हो जाए। अगर रोड पर चाहे किसी की भी बहन हो, किसी की भी बेटी हो, उसके साथ गलत हो रहा है, बिना जाति धर्म देखे हर आदमी आवाज उठाने लग जाए, अपराध अपने आप रुक जाएंगे। देश में 12% से 24% हो गए और ये सारे घुसपैठी अब आज कह रहे हैं साजी कि ये इनको हम बाहर निकालेंगे। देखो भाई साहब, मैं एक बात बताऊं, मैं बार बार एक बात बोलता हूं, बार बार एक बात बोलता हूं कि भारत की आज़ादी की जब हम बात करते हैं ना, तो भारत की आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं हुई। बिल्कुल, भारत में अफगान आए, मुगल आए, तुर्क आए, हुण आए, पाषाण आए और इन सबसे फ्रंट फुट पर लोहा लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठाकुर और शूद्र थे। ये चारों वर्ण थे, इसमें जाति नहीं थी। ये चारों वर्ण फ्रंट फुट पर आकर उनसे लोहा लेते रहे और देश को बचाते रहे। 1000 साल तक हम लड़ते रहे, तब जाकर ये आज़ादी आई है। 75 साल की लड़ाई नहीं थी साहब, ये 75 साल या 200 साल की अंग्रेजों की लड़ाई नहीं थी। कांग्रेस कहते हैं हमने दिलाई है। अरे कांग्रेस का तो बीज भी नहीं फूटा था, कांग्रेस का तो बीज भी नहीं फूटा था जब से हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 1857 को आप क्या बात करते हैं? महाराणा प्रताप को देख लीजिए, सम्राट विक्रमादित्य से आजादी की लड़ाइयाँ चल रही है 2000 साल पहले से। अभी यहाँ पे जयंतियाँ मनाई हम लोगों ने उनकी। सम्राट विक्रमादित्य ने हुनों के आक्रमण से देश को बचाया और उसी समय से हिंदुस्तान को खड़ा किया, यूनिफाई किया। ये 2000 साल पहले किया है, विक्रम संवत जब स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सच्ची एकदम रिसर्च, आपको इतिहास का कंटेंट बताऊं कि 711 से लेके ये 12वीं शताब्दी के एंड तक 500 सालों तक ये राजपूतों की 5 कैटेगरी, परमार, चौहान, सोलंकी और चालुक्यों ने ये इंडिया के बॉर्डर को इतना स्ट्रांगली डिफेंड किया जब तक के पृथ्वीराज चौहान को झोंके से नहीं सर हरा दिया गोरी, तब तक पूरी स्ट्रांगली डिफेंड किया। और तब ये मुस्लिम आए 1192 में, पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराकर ये फिर घुसे और तब से 800 सालों से चल रहा है। मतलब कांग्रेस आजादी नहीं दिलाई, मानते नहीं आप ये लोग? नहीं, कांग्रेस नहीं, क्यों नहीं दिलाई? अंग्रेजों के साथ सिगार पी के महंगी गाड़ी में घूमकर एडवीना उसका क्या नाम था जो भी थी वो, उसके साथ में घूमना, सिगार पीना, इससे आजादी नहीं आई थी भाई साहब। आजादी उस 23 साल के मतवाले ने दिलाई थी जिसने कहा था मरकर भी न निकलेगी दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आएगी। उस भगत सिंह ने आजादी दिलाई थी, उस चंद्रशेखर आजाद ने आजादी दिलाई थी, राजगुरु भगत सुखदेव ने आजादी दिलाई थी, खुदीराम बोस जो मात्र 18 साल के थे उन्होंने आजादी दिलाई थी। क्या बात करते हो साहब? सिगार पी के, शराब पी के आजादी की लड़ाई लड़ाई जाती है क्या? वो सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई थी जिन्होंने आजाद हिंद फौज बना दी थी, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। समझ गए? तो आजादी में मैं बार बार कहता हूं कि हजारों फूले झूले थे फांसी पर, लाखों ने गोली खाई थी। जो झूठ बोलते हो साहब, चरखे से आजादी आई थी। समझ गए? सिर्फ चरखे से आजादी नहीं आई थी। और एक बात बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और एक शायर ने भी बोला था कि सभी का खून शामिल है वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो मैं बता दूं भाई साहब, सभी का खून शामिल है मिट्टी में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। लेकिन जो ले चुके पाकिस्तान, उनके अब्बा का भी अब हिंदुस्तान नहीं है। तो इससे कैसे निकलेंगे? जो घुसपैठिए हैं 24% घुसपैठिए बाहर निकाले जाएंगे, सॉरी घुसपैठिए बाहर निकाले जाएंगे। जो भारत का है वो भारत में रहेगा। बीजेपी को हो गए, केंद्र को सरकार हो गए, देखो, और 75 साल कांग्रेस को हो गए। मैं इसका तरीका बताता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। कैंसर की बीमारी सुनी है आपने? हाँ बिल्कुल। कैंसर का इलाज क्या है? एक इंजेक्शन से ठीक हो जाता है। उसके लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी चलती है ना, वो कीमोथेरेपी शुरू हो चुकी है धीरे धीरे धीरे। और कैंसर पहले ला इलाज था, अब उसका इलाज आ चुका है। तो वो कीमोथेरेपी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत जल्दी कैंसर का इलाज होगा और देश से बहुत जल्दी घुसपैठिए बाहर जाएंगे। और फिर भी नहीं निकल पाए, बीजेपी नहीं निकाल पाई, तो मैं आपको एक वादा करके जा रहा हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, कवि इंद्रेश द्विवेदी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगा सारे घुसपैठिए बाहर है।